नमस्कार। आज हम बात करेंगे विधि शास्त्र में विधिक अधिकार संबंधी जो विभिन्न सिद्धांत हैं उनके बारे में। विभिन्न विधि शास्त्रियों द्वारा अपनी मान्यताओं के अनुसार और विधिक अधिकार संबंधी जो धारणाएं हैं उनके अनुसार जो विधिक सिद्धांतों के बारे में विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें दो सिद्धांत प्रमुख रूप से उभरकर सामने आते हैं। उनमें पहला है हित सिद्धांत और दूसरा है इच्छा सिद्धांत। हित सिद्धांत यानी इंटरेस्ट थ्योरी, इच्छा सिद्धांत यानी विल थ्योरी। तो अब हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ लीगल राइट्स। तो सबसे पहले देखते हैं हित सिद्धांत यानी इंटरेस्ट थ्योरी। इहरिंग ने विधिक अधिकार को हित पर आधारित माना है। इहरिंग के अनुसार अधिकार विधि द्वारा संरक्षित हित है, यानी ऐसा हित जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त है वो अधिकार कहलाता है। विधि का मूल उद्देश्य है मानवीय हितों का संरक्षण करते हुए जो परस्पर विरोधी हित हैं मनुष्यों के, उनका संघर्ष को टालने का प्रयास किया जाए। तो विधि का प्रमुख उद्देश्य यही है कि हितों का संरक्षण हो और परस्पर विरोधी जो हित हैं उनमें सामंजस्य स्थापित हो और संघर्ष को टाला जा सके। इहरिंग की परिभाषा को सामंड है वो अपूर्ण मानते हैं और उसमें इन्होंने एक कीवर्ड और जोड़ा है, वैधानिक मान्यता। तो सामंड महोदय कहते हैं कि विधिक अधिकार के लिए केवल विधिक संरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए विधिक मान्यता का होना भी आवश्यक है। यानी सामंड के अनुसार अधिकार वह हित है जिसे विधिक संरक्षण और विधिक मान्यता प्राप्त हो। अपने तर्क की पुष्टि में सामंड एक उदाहरण देते हैं। उनके अनुसार कि पशुओं के प्रति क्रूरता कानून द्वारा निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, और उसके लिए दोषी व्यक्ति को दंडित किए जाने का प्रावधान है। परंतु इस प्रावधान के अनुसार क्या यह कहा जा सकता है कि पशुओं को आत्म सुरक्षा का विधिक अधिकार प्राप्त है? तो हम ऐसा नहीं कह सकते। तो इसका आशय यह है कि पशुओं संबंधी इस अधिकार को विधिक संरक्षण तो प्राप्त है, परंतु विधिक मान्यता न प्राप्त होने के कारण इसे विधिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इसलिए सामंड महोदय पशुओं के इस अधिकार को केवल नैतिक अधिकार के रूप में ही स्वीकार करते हैं। एक अन्य विधिशास्त्री ग्रे जो सामंड के विचारों से प्रभावित हुए, परंतु उन्होंने सामंड के विचारों को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया। ग्रे के अनुसार विधिक अधिकार स्वयं हित नहीं है, अपितु हित को संरक्षित करने वाला एक साधन मात्र है। स्वयं हित न होकर हित के संरक्षण का एक साधन मात्र है। विधिक अधिकार को ग्रे परिभाषित करते हैं। उनके अनुसार यह वह शक्ति है जिससे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को किसी कार्य को करने या न करने के लिए उस सीमा तक बाध्य कर सकता है जिस सीमा तक समाज उसे वह शक्ति प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इस प्रकार ग्रे विधिक अधिकार को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जिसके आधार पर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकता है। इसके अनुसार ऋणी व्यक्ति से धन वापस प्राप्त करना जो ऋणदाता है उसका हित है, जो विधि द्वारा संरक्षित है। परंतु ये जो हित है स्वयं ही विधिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल लक्ष्य या उद्देश्य मात्र है। ऋण प्राप्त करने की क्षमता या शक्ति ही उसका वास्तविक विधिक अधिकार है, जिसका प्रयोग वह
न्यायालय के माध्यम से कर सकता है। दूसरा सिद्धांत है इच्छा सिद्धांत यानी विल थ्योरी। हीगल, कांट और ह्यूम आदि विधिशास्त्रियों ने विधिक अधिकार संबंधी हित सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति का अधिकार उसकी इच्छा को प्रदर्शित करता है। पुश्ता ने भी यह विचार व्यक्त किया है कि अधिकार के माध्यम से व्यक्ति किसी वस्तु पर अपनी इच्छा को अभिव्यक्त करता है। जर्मन विधिशास्त्री जो हैं वो ऐतिहासिक विधिशास्त्र के जो समर्थक हैं, उन्होंने भी अधिकार संबंधी इच्छा सिद्धांत को ही स्वीकार किया है। ड्यूगिट ने इच्छा सिद्धांत की आलोचना की है और उन्होंने सामाजिक सम्यकता को ही अधिकार का मूल स्रोत माना है। वे इच्छा को एक अधिकार का एक महत्वपूर्ण तत्व मात्र मानते हैं और पैटन ने भी ड्यूगिट के इस विचार का समर्थन किया है। हॉलैंड विधिक अधिकार के संबंध में कहते हैं, विधिक अधिकार किसी व्यक्ति में निहित वह क्षमता है जिससे वह राज्य की सहमति और सहायता से अन्य व्यक्तियों के कृत्यों को, कार्यों को नियंत्रित करा सकता है। यानी हॉलैंड अधिकार को ऐसा हित मानते हैं जो किसी व्यक्ति में निहित है और क्षमता का प्रतीक मानते हैं, परंतु उस क्षमता का प्रयोग, उस अधिकार का प्रयोग राज्य की सहायता से ही कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध करवा सकता है। हॉलैंड के अनुसार विधिक अधिकार को राज्य की शक्ति से वैधानिकता प्राप्त होती है, यानी राज्य की शक्ति ही उसे वैध बनाती है। इस प्रकार वे विधिक अधिकार को नैतिक अधिकार से पूर्णतः भिन्न मानते हैं। विनेडोग्राफ ने मनोवैज्ञानिक परिस्थिति को अधिकारों का आधार माना है। उनके अनुसार दावा यानी जो क्लेम किया जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो दावा किया जाता है, वो मानसिक प्रवृत्ति जो मनुष्य की होती है वही अधिकारों का आधार है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई है उसमें किसी भी व्यक्ति को अपने कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, बल्कि दूसरे के अधिकारों के कारण उसे अपने कार्यों को करने की सीमित स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसे एक वाक्य में इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति के अधिकारों की सीमा वहाँ से प्रारंभ हो जाती है जहाँ वह दूसरे व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप करने लगता है। तो मतलब मेरे अधिकारों की सीमा यह है कि मैं आपके अधिकारों का उल्लंघन ना करूं। ऑस्टिन के अनुसार किसी व्यक्ति के अधिकार का अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में कुछ करने या ना करने के लिए बाध्य हैं। ऑस्टिन की यह परिभाषा राज्य की संप्रभुता शक्ति पर आधारित है। ऑस्टिन ने कर्तव्य की व्याख्या इस प्रकार की है कि यह एक ऐसा दायित्व है जिसकी अवहेलना की जाने पर इससे के साथ संबंध शास्ति यानी जो दंड है उसके कारण यह दंडनीय है। परंतु जॉन मिल जो है, स्टुअर्ट मिल, उन्होंने ऑस्टिन के उपरोक्त विचार की आलोचना इस आधार पर की है कि अधिकार के साथ हित सन्निहित होना प्राय अनिवार्य है। इस प्रकार दो प्रमुख सिद्धांत विधिक अधिकार से संबंधित हैं, हित सिद्धांत और इच्छा सिद्धांत। अब एक प्रमुख विचारणीय प्रश्न ये उठता है कि
क्या राज्य के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है? कैन ए राइट बी यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट? विधिक अधिकार के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या राज्य के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। तो विभिन्न विधिशास्त्रियों ने अपने अपनी विचारधारा के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दिया है। इसमें ऑस्टिन ने यह कहा है कि राज्य के विरुद्ध प्रजा के कोई अधिकार नहीं हो सकते। उनके अनुसार किसी भी विधिक अधिकार में 3 पक्षों का होना आवश्यक होता है, जिन्हें क्रमशः अधिकार का धारणकर्ता, बेयरर ऑफ राइट, कर्तव्य को धारण करने वाले व्यक्ति, बेयरर ऑफ ड्यूटी, तथा अधिकार लागू करने वाली प्रभुता शक्ति, जिसे राज्य कहा जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करता है तो कर्तव्य का धारणकर्ता होने के कारण प्रभुताधारी की भूमिका वो कैसे निभा पाएगा। तो ऑस्टिन ने जो राज्य को सर्वोच्च प्रभुता संपन्न माना है, जिससे उच्चतर अन्य कोई शक्ति नहीं हो सकती, अतः ऑस्टिन के अनुसार राज्य के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य का कोई कर्तव्य नहीं होता। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि 1947 के क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट से पूर्व इंग्लैंड में सम्राट के विरुद्ध किसी प्रकार का वाद या दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। सम्राट को हर प्रकार के अपकार से उन्मुक्ति प्राप्त थी तथा राज्य द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में केवल सम्राट यानी क्राउन की पूर्वानुमति से ही वाद संस्थित किया जा सकता था। परंतु 1947 के इस अधिनियम के बाद राज्य के ऐसे कार्यों के लिए जो सामान्य व्यक्ति द्वारा किए जा सकते हैं, वाद लाया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य स्वयं पर कर्तव्य का अधिरोपण कर सकता है, अतः राज्य के विरुद्ध प्रजा के अधिकारों को मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सामंत ने राज्य के विरुद्ध प्रजा के अधिकारों को अपूर्ण अधिकार माना है, क्योंकि इन्हें राज्य स्वयं की सहायता से ही लागू किया जाता है। अगर इन्हें लागू करने में राज्य की सहायता प्राप्त न हो तो उस दशा में इन अधिकारों को न्यायालयीन मान्यता प्राप्त होते हुए भी इनका प्रवर्तन संभव नहीं होगा। फ्रेडरिक पोलक, जेम्स जैथो ब्राउन आदि विधिवेत्ताओं ने भी राज्य के विरुद्ध प्रजा के अधिकारों को मान्यता दी है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उन मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है जो नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकारों संबंधी व्यवस्था है। अब विधिक अधिकारों का प्रवर्तन किस प्रकार किया जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि विधिक अधिकारों का प्रवर्तन राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों के माध्यम से करवाया जाता है। सामान्यतः इन अधिकारों का प्रवर्तन सिविल वादों में न्यायालय द्वारा जो व्यथित व्यक्ति या अपकारित व्यक्ति है उसकी क्षतिपूर्ति या प्रतिकर दिलवाकर उसे किया जाता है। यदि न्यायालय क्षतिपूर्ति को अपर्याप्त उपचार मानता है तो वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति को वह वस्तु लौटाए जाने का, रिस्टिट्यूशन का आदेश दे सकता है, जिसके कारण उस व्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ था। कुछ मामलों में न्यायालय विनिर्दिष्ट अनुतोष, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलाकर भी अधिकार का प्रवर्तन करवाता है। इसी प्रकार व्यादेश, इंजंक्शन भी एक प्रकार है जिसके माध्यम से व्यक्ति के अधिकार का प्रवर्तन करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार आज जो डिस्कस किया उनमें विधिक अधिकार संबंधी 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, हित सिद्धांत और इच्छा सिद्धांत, तथा
विभिन्न विधिशास्त्रियों द्वारा की ये राय है, अलग अलग राय है इस बारे में कि क्या राज्य के विरुद्ध अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे भारत में ही देखें तो भारत के संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वे राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त है नागरिकों को और व्यक्तियों को। इसी प्रकार विधिक अधिकारों का प्रवर्तन करवाने न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तन कराने के तरीके हैं। प्रमुख तरीका तो है प्रतिकर या क्षतिपूर्ति, या दूसरा है रेस्टिट्यूशन। इसके अलावा विनिर्दिष्ट अनुतोष या व्यादेश यानी इंजेक्शन भी एक तरीका है जिसके द्वारा विधिक अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।